नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स के इस सत्र में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के पेपर में इंपॉर्टेंट तरीके से ये न्यूज़ आया है कि भारत को उसका जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो मिल गया है, यानी कि जो ज्ञानेश कुमार हैं वो जो न्यू क्या होंगे, सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग समझेंगे कि जिन्हें भारत का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है उनके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसके कारण, जिसको यूज करके आप देखोगे कि नए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति की गई है। इससे पहले क्या प्रोसेस था, उस प्रोसेस में क्यों बदलाव किया गया, उससे जुड़ी हुई क्या चुनौतियां हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एवरी एग्जाम में आप देखोगे कि प्री में और मेंस में इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस सत्र को और देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को जो है क्या किया गया है, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और इनका जो टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल है वो 26 जनवरी 2029 तक चलेगा। याद रखिएगा कि क्या लिखा गया है, कुमार टेन्योर विल लास्ट टिल 26 जनवरी 2029। और इस लिहाज से भी ये जो इनका कार्यकाल है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे इनके कार्यकाल के अंतर्गत अभी आप देखोगे 25 चल रहा है, 29 तक इनका क्या चलेगा, टेन्योर चलने वाला है। और इस दौरान हमारे देश में लगभग 20 असेंबली इलेक्शन होने वाले, यानी कि 20 स्टेट्स में आप देखोगे असेंबली इलेक्शंस होंगे। इसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का भी क्या होगा, चुनाव होगा। उसकी भी देखरेख कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन। तो याद रखिएगा कि जो हमारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी कौन कराता है, तो इलेक्शन कमीशन कराता है, उसी की देखरेख में होता है। और इसके अलावा आप देखोगे कि 2029 में ही जो लोकसभा के चुनाव भी होंगे, आम चुनाव भी होंगे। तो इनका जो टेन्योर है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इनके कार्यकाल के दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इंडिया में होते हैं वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यही फैक्ट याद रखना है कि इनका कार्यकाल कब तक चलने वाला है, तो 26 जनवरी 2029। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इससे पहले अभी आप देखोगे जो ज्ञानेश कुमार हैं वो क्या है, इलेक्शन कमिश्नर हैं। याद रखिएगा क्या है, इलेक्शन कमिश्नर। और उनको प्रमोट करके क्या बनाया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो क्या लिखा गया है कि ऑलमोस्ट अ ईयर आफ्टर ही वॉज अपॉइंटेड एज अ इलेक्शन कमिश्नर, इनको क्या किया गया, प्रमोट किया गया। और अब ये क्या बन चुके हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये कुछ फैक्ट्स इनके बारे में जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आप देखोगे कि जैसा कि मैंने कहा तो 14 मार्च 2024 को इनको जो है क्या किया गया था, इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया था, है ना। और आप देखोगे इससे पहले उनके रिटायरमेंट से आप देखोगे कुछ समय पहले ही आप देखोगे इनको क्या कर दिया गया था, अपॉइंटमेंट दे दिया गया था। खैर, अगर हम इनके बारे में थोड़ी और चर्चा करें, बाद में हम लोग देखेंगे कि आखिर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति कैसे होती है। लेकिन अगर हम ज्ञानेश कुमार के बारे में चर्चा करें तो आपको ध्यान रखना है कि 1988 बैच के क्या हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। और कैडर इनका क्या था, केरला कैडर। और अपने कार्यकाल के दौरान आप देखोगे कि काफी बड़े बड़े पदों को इन्होंने क्या किया है, संभाला है। जैसे आप देखोगे क्या कहा जा रहा है कि इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, जस्ट अगर आप देखोगे कि जनवरी में आप देखोगे इनके रिटायरमेंट से पहले वो किस पद पर थे, तो ये कोऑपरेशन मिनिस्ट्री में क्या थे, सेक्रेटरी के पद पर थे, यानी कि सचिव स्तर के क्या हैं, अधिकारी हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि अपने कैडर में रहते हुए इन्होंने काफी बड़े बड़े मंत्रालयों में और विभागों में क्या किया है, काम किया है। जैसे आप देखोगे कि इन्होंने जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में काम किया है, इन्होंने
ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रूप में काम किया है। और आप सब देख सकते हो डिफेंस में भी इन्होंने एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में काम किया है। तो इनके पास अच्छा खासा अनुभव है सेवा में काम करने का। सिविल सर्वेंट के रूप में इनके क्या है, काफी अच्छे एक्सपीरियंस है। और जिसके आधार पर आप देखोगे कि सरकार ने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने का यहाँ पर फैसला लिया। तो थोड़ा सा आप ज्ञानेश कुमार के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं देख लेंगे, किस बैच के हैं, किस कैडर के हैं, और अपने टेन्योर के दौरान उन्होंने क्या क्या काम यहाँ पर किया है। थोड़ा सा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, हमारा मेन मुद्दा है कि आखिर, अच्छा यहाँ पर एक और चर्चा है, जैसे मैंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के द्वारा अपने पद पर रहते हुए काफी इंपॉर्टेंट काम किए गए हैं, अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस है। अगर हम इनके कामों को देखें तो जैसे आप देखोगे कि जब वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में क्या थे, एडिशनल सेक्रेटरी, तो ये वो दौर है जब वो 2018 से लेकर के 21 तक क्या थे, एमएचए में एडिशनल सेक्रेटरी थे। तो उनके टेन्योर में ही एडिशनल सेक्रेटरी रहते हुए आप देखोगे आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को हटाने का काम किया सरकार ने। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि स्टेट हुआ करता था उसको बांटा गया, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना। तो आप देखोगे उन्हीं के कार्यकाल में, यानी कि ज्ञानेश कुमार एज अ जब क्या थे, एमएचए में एडिशनल सेक्रेटरी थे, तो उनके कार्यकाल के दौरान ही आप देखोगे जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ, एक स्टेट से वो यूनियन टेरिटरी बना और लद्दाख को वहां से निकाल करके क्या दिया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा। यहां पर आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर जो रिकॉग्निशन बिल है ना, परिसीमन जो किया गया, उसको बनाने में भी इनका जो है बड़ा योगदान रहा है। तो चाहे आप एमएचए में रहते हुए इनका जो द्वारा किए गए कार्य हैं उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को क्रिएट करने में भी क्या है, इनका योगदान रहा है। इसके अलावा आप देखोगे एक और बहुत ही बड़ा इनके काम में हम जोड़ सकते हैं एक काम को, आप देखोगे जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, आप देखोगे उसके सेटिंग में भी, उसके निर्माण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि टेन्योर इनका बहुत बड़ा होने वाला है और उनके टेन्योर में कार्यकाल में काफी ज्यादा इलेक्शन होने वाले हैं, तो आखिर सरकार ने इन पर क्यों भरोसा जताया है, इसके लिए आपको उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो एक लंबा कार्यकाल उनका रहा है सिविल सर्वेंट के रूप में, और आप देखोगे उन्होंने काफी सारे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इस अपने टेन्योर के दौरान किए हैं, यानी कि सरकार का भरोसा उन पर साफ साफ दिखता है। क्योंकि जितने भी बड़े काम हुए हैं सरकार के दौरान, इस दौरान जो सरकार ने बड़े काम किए हैं उसमें कहीं ना कहीं इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। और अब इनको क्या बना दिया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इन पर जो भरोसा है सरकार का काफी ज्यादा है। खैर, अब यहां पर जिस कमीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और यहां पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जो स्वतंत्रता होती है, उनका जो इंडिपेंडेंस है, या फिर फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए उनकी जो ड्यूटी है, उसको लेकर के हमेशा से हमारे देश में चर्चा होती रही है, विवाद भी हुए हैं। इसीलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर हमारा इलेक्शन कमीशन क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्शन कमीशन है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति कैसे होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी को, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम किसे कहते हैं, एक ऐसी बॉडी जिसके बारे में डिस्कशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो। और आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 324 वो आर्टिकल है जहां पर इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा की गई है, इलेक्शन कमीशन के कार्य क्या होंगे उसकी चर्चा की गई है। दैट्स वाई इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि आप देखोगे आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के गठन की क्या करता है, चर्चा करता है, बात करता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 324 क्या कहता है कि देयर हैज प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इलेक्शन कमीशन, यानी कि भारत में क्या होगा, एक इलेक्शन कमीशन होगा।
लेकिन इलेक्शन कमीशन का आकार कितना बड़ा होगा, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनके साथ देने के लिए कितने इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए, इसके बारे में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, साइलेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द साइज ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो साइज ऑफ द इलेक्शन कमीशन डज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान चुनाव आयोग के आकार को तय नहीं करता। यानी कि आप देखोगे शुरुआत में जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान बना, संविधान लागू हुआ, तो इलेक्शन कमीशन जो है बहुत दिनों तक एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था। कैसा बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी। तो सिंगल मेंबर का मतलब क्या, इसमें सिर्फ एक होते थे क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा कोई भी इलेक्शन कमिश्नर का पद नहीं था। लेकिन आप देखोगे कि आगे चल करके, मैं ईयर आपको बता दूंगा कि आगे चल करके यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ दो अदर जो है इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो पहले क्या था इलेक्शन कमीशन, अ सिंगल मेंबर बॉडी, सिर्फ क्या होते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन आज के टाइम में जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या है, एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ इसमें दो अदर इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। अब संविधान क्या कहता है इसको लेकर के, तो अगर हम आर्टिकल 324 को देखते हैं तो आर्टिकल 324 का जो दूसरा क्लॉज है वो क्या कहता है कि द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच अदर इलेक्शन कमिश्नर। आपको वर्डिंग पर ध्यान देना है, सच अदर इलेक्शन कमिश्नर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइन। यानी कि अनुच्छेद 324 का जो सेकेंड क्लॉज है वो क्या कह रहा है कि जो हमारा चुनाव आयोग होगा वो क्या होगा, उसमें क्या होंगे, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिसको हम लोग बोल रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके साथ साथ इसमें आयुक्त तो होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन फिक्स नहीं किया गया है कि उन आयुक्तों की संख्या कितनी होगी, इलेक्शन कमिश्नर की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। ये डिटरमाइन करने का अधिकार किसको दिया गया, प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम ये डिसाइड करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कितने इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर के बनेगा आपका इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। और इसलिए मैंने क्या कहा कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होंगे, खास करके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कितने होंगे, इसको लेकर के क्या है, साइलेंट है। और ये पूरी बात किसको सौंप दी गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो कि किसके एडवाइस पर काम करता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करता है। तो ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन में, चुनाव आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी संख्या कितनी होगी ये फिक्स संविधान नहीं करता। ओके, चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा कि जब आप इतिहास देखते हो इलेक्शन कमीशन का, तो आप क्या देखते हो कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि 1950 से लेकर के आप देखोगे अक्टूबर 1989 तक, 15 अक्टूबर 1989 तक क्या हुआ, जो हमारा इलेक्शन कमीशन था वो क्या था, सिंगल मेंबर बॉडी। तो इसमें सिर्फ क्या होते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन 1989 के बाद आप देखोगे ये क्या बन गया, एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया, क्योंकि अब इसमें क्या होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 क्या होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर। तो पहली बार आप देखोगे भारत में क्या किया गया था, 1989 में क्या किया गया था, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ उनकी सहायता के लिए हमने देखा कि 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई। ठीक है, और उसके बाद से बीच में एक बार गैप हुआ, लेकिन हम मान के चलते हैं कि उसके बाद से आप देखोगे कि इलेक्शन कमीशन क्या हो गया, एक मल्टी मेंबर बॉडी। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की इंपॉर्टेंट तरीके से जरूरी है। ठीक है, ये चीजें तो हमने क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन इज नाउ
अ मल्टी मेंबर बॉडी। और याद रखिएगा इसमें एक फैक्ट जो कि बार बार पूछा जाता है कि आखिर जो हम बात कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, है ना, सीईसी, और इलेक्शन कमिश्नर होंगे, है ना, इनकी संख्या क्या होती है 1, इनकी संख्या क्या होती है 2। कौन बड़ा और कौन छोटा, किसके पावर ज्यादा होंगे, किसके पावर क्या होंगे, कम होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो तीनों इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिसमें एक क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा क्या है इलेक्शन कमिश्नर, डिसीजन लेने के मामले में तीनों इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी डिसीजन आप देखोगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले नहीं लेता। मतलब जब भी चुनाव कराना है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो तीनों की क्या होती है, बैठक होती है। और तीनों की बैठक में या तो कंसेंसस हो सकता है, यानी किसी मुद्दे पर क्या है तीनों की राय एक हो सकती है, और अगर राय एक नहीं है तो आप देखोगे फिर वोटिंग होता है, यानी कि 2-1। यानी कि अगर पक्ष में 2 लोग हैं तो उसको हम लोग पास मानेंगे, उस प्रपोजल को हम लोग क्या मान लेंगे, वो पास है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर डोमिनेंट नहीं है, वो जो चाहेगा वो नहीं करेगा। मतलब तीनों लोग बैठते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, और यहां पर जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं वो पावर के मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होते हैं। अगर ये दोनों एक साथ हो गए तो किसी भी प्रपोजल को अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर पास नहीं करा सकता इनकी मीटिंग से, ठीक है ना। और इसलिए क्या बोलते हैं कि ऑल द 3 इलेक्शन कमिश्नर्स आर इक्वल इन पावर, बट किसी भी एक बॉडी का अध्यक्ष कौन हो सकता है, सिंगल ही। किसी भी एक बॉडी का अध्यक्ष तो एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है कौन, प्राइम मिनिस्टर, बट ही इज द फर्स्ट एमंग द इक्वल। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो अ मिनिस्टर, बट व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर, ही इज द फर्स्ट एमंग द इक्वल। तो यही इसी तरीके से आप देखोगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट अमंग द इक्वल होते हैं। यानी कि अगर हम बोले तो हमारा चुनाव आयोग का हेड कौन है, तो एक ही हेड होगा कोई, और वो क्या है, क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। लेकिन पावर के मामले में इन तीनों के पास क्या है, इक्वल पावर है। जिस तरीके से हम क्या देखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भी क्या है, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं। सभी तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन किसी एक ही व्यक्ति को आप क्या बना सकते हैं, चीफ जस्टिस। तो वो चीफ जस्टिस होते हैं, और कुछ प्रशासनिक कार्य उनके पास ज्यादा होते हैं, यानी कि ऑफिस के मामले, किसी को अपॉइंट करना है, किसी को बाकी सारे काम करना हो, तो वो क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो वही हाल क्या है आपके इलेक्शन कमीशन का है। तो याद रखिएगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, पावर के मामले में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कभी भी अकेले कोई फैसला नहीं लेता है, तीनों की बैठक होती है, और बैठक में अगर कंसेंसस है, सर्वसम्मति है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्वसम्मति नहीं है तो फिर यहां पर वोटिंग के माध्यम से क्या होता है, फैसला होता है। जिस तरफ 2 लोग होंगे वो क्या होगा, वहां पर फैसला माना जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो था कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन क्या होता है, उसका गठन कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, है ना। तो अभी क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्या हुई है, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। तो यहां पर आप देखोगे जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बदला हुआ है। तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर पहले जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नियुक्ति का प्रावधान क्या था, उनको कैसे हम लोग अपॉइंट करते थे, तरीका क्या था, और अभी तरीका क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों है। इन सभी बातों को हमें क्या करना है, डिटेल में समझना है। तो अगर हम देखें कि अर्लियर यानी कि पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति कैसे होती थी, थोड़ा सा इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा। आपको ध्यान में रखना है कि जो अनुच्छेद 324 है, आर्टिकल 324 है, वो अपॉइंटमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अपॉइंटमेंट का तरीका क्या होगा, बस उसने क्या कहा कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जिसमें क्या होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे और अदर इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं जिनकी संख्या प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे चल करके आप देखोगे जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसमें किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो। आजादी के बाद तो क्या होता था, जो प्राइम मिनिस्टर हैं
और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस देती थी प्रेसिडेंट को कि इस व्यक्ति को क्या बना दिया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर देते थे, अपॉइंट कर देते थे। लेकिन इसको थोड़ा सा और मोर रिलायबल बनाने के लिए, ट्रस्टफुल बनाने के लिए क्या किया गया, एक एक्ट पास किया। किसने, हमारी संसद ने, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 1991। याद रखिएगा 1991, यानी कि चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991। और इसके थ्रू फिर सरकार ने क्या किया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति करना शुरू किया, उनकी नियुक्ति करना शुरू किया। और ये क्या कहता है, थोड़ा समझते हैं कि जो पुराना वाला जो प्रोसेस था वो क्या कहता था। उसके अनुसार ये कहा गया था कि सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे लोगों की सूची बनाएगी, ऐसे लोगों का क्या बनाएगा, लिस्ट बनाएगा, जिन्हों जो भारत सरकार में सचिव के पद पर यानी कि सेक्रेटरी के पद पर या तो सेवारत मतलब सर्विंग है यानी कि काम कर रहे हैं, या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं यानी कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मतलब कि सरकार क्या करती थी, इस एक्ट के थ्रू कुछ लोगों का, 5 लोगों का मान लीजिए उन्होंने क्या बनाया, सूची बना लिया, लिस्ट बना लिया, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, उनके काम को देखते हुए। और ये कौन लोग हो सकते थे, इसमें कहा गया कि वो लोग वो होंगे जिन्होंने सरकार के अधीन क्या किया हो, वो सचिव के पद पर उन्होंने काम किया हो, है ना। तो क्या है, क्या बोलता है, सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरीज, यानी कि सचिव के पद से, या तो सचिव या फिर उसके इक्विवेलेंट, उससे नीचे के नहीं अधिकारी। तो जिन अधिकारियों ने सचिव के पद पर काम किया है या फिर उसके इक्विवेलेंट पद पर क्या किया है, काम किया है, जो सर्विंग है या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके नामों का क्या बनाएगी सरकार, लिस्ट बनाएगी। ठीक है ना, लिस्ट बनाएगी। और फिर प्रधानमंत्री क्या करेंगे, इनमें से किसी एक नाम को चूज करेंगे, ठीक है। और फिर आप देखोगे उस नाम को क्या किया जाएगा, उस नाम को क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा, जिसको कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देंगे। यानी कि मान लीजिए मैंने कहा कि 5 लोगों की एक सूची तैयार की गई, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए, उनके कामकाज को देखते हुए, जो कि क्या हो, सचिव स्तर के अधिकारी होने चाहिए, उससे नीचे नहीं, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जो पीएम क्या करेंगे, जो पैनल बनेगा, मतलब कि जो लिस्ट बनेगी, उसमें से किसी एक व्यक्ति को नोट के साथ कि मुझे लगता है कि इन 5 लोगों में इस व्यक्ति को बनना चाहिए क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि इसका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है, इन्होंने अपने कार्यकाल में इतने अच्छे काम किए हैं। उस नोट के साथ वो क्या कर सकते थे, क्या करते थे, राष्ट्रपति को अपना रिकमेंडेशन देते थे। और फिर राष्ट्रपति उस रिकमेंडेशन के आधार पर उस व्यक्ति को, जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, उसको वो क्या करते थे, अपॉइंट करा देते थे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोसेस क्या था कि कोई सर्चिंग कमेटी नहीं है, सरकार ने क्या किया, 4-5 लोगों का लिस्ट बनाया, उसमें से जो भी सुटेबल लगा उसको प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किसके पास भेज दिया, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने उसको क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो हमारे राष्ट्रपति। लेकिन किसके एडवाइस पर, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, या फिर प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। खैर, तो ये पुराना प्रोसेस था, है ना। इसको लेकर के बार बार सवाल उठते थे कि सरकार जिसको चाहे उसको क्या बना सकती है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बना सकती है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, देश में इलेक्शन को कंडक्ट कराना, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। मेन काम क्या है इलेक्शन कमीशन का, फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराना। और अगर उसके अध्यक्ष पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि सरकार जिस पर मेहरबान है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन भले वो करवाता हो, लेकिन सख्त जरूर रहेगा
कि वो आदमी सरकार के फेवर में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो आप देखोगे लगातार सरकार पर यह दबाव था, सरकार को क्रिटिसाइज करते थे लोग कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, जिसे चाहती है सरकार उसको क्या कर देती है, बना देती है, जिससे कि जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता जो है कि वो फेवर नहीं करता गवर्नमेंट का, सभी के लिए इक्वल है, ये जो छवि है चुनाव आयोग की वो क्या होती है, धूमिल होती है, खत्म होती है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन में जिसको सरकार डायरेक्ट क्या करे, अपॉइंट करे। तो आप देखोगे इस तरह की बातें, इस तरह का विरोध लगातार होता रहा और आगे चल करके हम एक केस का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज के टाइम में किस तरीके से हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है, किस तरीके से नियुक्ति होती है। तो आपने देखा होगा कि कल रात को हर टीवी चैनल पर हर जगह यह दिखाया जा रहा था कि पीएम, उसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, वो एलओपी, और इसके अलावा जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है, वो होम मिनिस्टर है, वो क्या है, वहां पर उपस्थित थे और वहां पर जो है ये चुना गया कि इनको क्या बनाया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आप देखोगे कि सरकार ने क्या किया, जो प्रोसेस है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का, उसमें कुछ चेंजेस किया और जो 1991 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस किया गया। रिप्लेस किया गया, किससे रिप्लेस किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ये वो एक्ट है जो 1991 के एक्ट को क्या करता है, रिप्लेस करता है। क्यों किया गया हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। अब देखिए इस एक्ट में जो है नए तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के चर्चा की गई है कि अपॉइंटमेंट का तरीका क्या होगा। अब जो नया तरीका है उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये चीजें तो पुराना आपको पता है कि 1991 में जो एक्ट था उसके तहत डायरेक्टली जो है सरकार क्या करती थी, कुछ नामों की लिस्ट बनाती थी और फिर जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस देता था किसको, प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट क्या करते थे, उसको अपॉइंट कर देते थे। लेकिन आप देखोगे अभी जो नया तरीका उसमें क्या है, एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, सर्च कमेटी, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, खोज समिति। यानी कि मान लीजिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सीईसी, वो रिटायर्ड होने वाले हैं, तो कुछ दिनों पहले क्या होगा, एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी जिसका काम होगा सुटेबल लोग जो इस पद को धारण कर सकते हैं, इस पद पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनका बनाना लिस्ट, उनका क्या बनाना, लिस्ट बनाना। तो ये जो सर्च कमेटी है उसकी चर्चा की गई इस एक्ट में। और क्या कहा गया कि जो आप देखोगे जो लॉ मिनिस्टर है उसकी अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी। यानी कि जो सर्च कमेटी है उसका जो किसके द्वारा हेडेड बाय द लॉ मिनिस्टर, यानी कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो लॉ मिनिस्टर होगा। इसके अलावा इस सर्च कमेटी में दो और लोग होंगे जो कि 2 सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स सर्विंग एज अ सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि 2 सीनियर मोस्ट ऐसे अधिकारी जो कि क्या हैं, सेक्रेटरी के पद पर हैं, कहां पर, भारत सरकार में। यानी कि सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, 2 अधिकारी यहां पर होंगे। यानी कि जो सर्च कमेटी है उसका अध्यक्ष कौन है, लॉ मिनिस्टर, और उनकी सहायता करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए 2 और अधिकारी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो किस स्तर के होंगे, सचिव लेवल के क्या होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे। तो यानी कि लॉ मिनिस्टर और 2, यानी कि 3 लोग। और ये लोग क्या करेंगे, इनका काम होगा सूची बनाना। 5 लोगों की ये क्या करेंगे, सूची बनाएंगे, ठीक है, 5 लोगों की सूची बनाएंगे। यानी कि फर्स्ट ड्रॉ ऑफ द शॉर्ट लिस्ट ऑफ 5 कैंडिडेट, मतलब ऐसे 5 लोग, मैं आपको बता दूंगा क्या क्राइटेरिया, इसमें वही क्राइटेरिया है कि ऐसे लोग जो कि भारत सरकार में सचिव यानी कि सेक्रेटरी पद पर रहे हों, वहां से रिटायर किए हों, जिनके पास अच्छा खासा क्या हो, अनुभव हो,
चुनाव कराने का अनुभव हो, वैसे लोगों की यहां पर क्या बनाई जाएगी, एक सूची बनाई जाएगी, एक लिस्ट बनाई जाएगी। तो क्या कह रहा है, मान लीजिए 5 लोगों का यहां पर क्या किया गया, एक सूची बनाया गया। और ये क्या होंगे, भारत सरकार में सचिव के पद पर काम करने वाले या तो सर्विंग या फिर रिटायर्ड अधिकारी, उससे नीचे नहीं, सचिव या उसके इक्विवेलेंट लेवल पर काम करने वाले सर्विंग या फिर रिटायर्ड अधिकारी। ठीक है, इनकी सूची बनाई जाएगी किसके द्वारा, सर्च कमेटी के द्वारा। सर्च कमेटी का हेड अध्यक्ष कौन होगा, तो लॉ मिनिस्टर होगा, और उनकी सहायता करने के लिए 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो कि किस लेवल के होंगे, तो सेक्रेटरी लेवल के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, 5 लोगों की सूची बनाना जो कि सुटेबल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए। ओके, क्लियर है। अब क्या होगा, तो सर्च कमेटी ने 5 लोगों को सर्च कर लिया। इसके बाद एक्ट ये कहता है 23 का कि एक सिलेक्शन कमेटी होगी, एक सर्च कमेटी, उन्होंने 5 लोगों को सिलेक्ट किया। इन 5 लोगों की सूची किसको भेजी जाएगी, सिलेक्शन कमेटी को। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी होगा उसके अध्यक्ष होंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर। उसके चेयरपर्सन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। दूसरा व्यक्ति कौन होगा, उसमें होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द लोकसभा, याद रखिएगा, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा। यहां पर थर्ड मेंबर होगा एक ऐसा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको कि अपॉइंट करेंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने किसको अपॉइंट कर रखा है, होम मिनिस्टर को। तो यहां पर आप देखोगे कि एक क्या होंगे, पीएम होंगे जो कि इसके चेयरमैन होंगे। अदर मेंबर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द लोकसभा जो अभी राहुल गांधी हैं वो होंगे। और यहां पर कहा गया है कि एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो कि अपॉइंटेड बाय क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर। वो इसका क्या होगा, थर्ड मेंबर। और अभी कौन है, हमारे होम मिनिस्टर। तो यहां पर आप देखोगे कि ये 3 लोगों की एक क्या बनेगी, सिलेक्शन कमेटी। और ये 3 लोग इन 5 नामों पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और क्या होगा, किसी एक नाम पर कंसेंसस बन सकती है। अगर मान लीजिए कंसेंसस नहीं है, अगर सहमति नहीं है, तो क्या होगा, फिर 3 में से 2 जिसके तरफ हो जाएंगे उसको क्या बना दिया जाएगा, चुन लिया जाएगा कि वो क्या होगा, इलेक्शन कमिश्नर बनेगा या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो यहां पर आप देखोगे कि जो 5 लोग हैं उसमें से एक को चुना जा सकता है। ठीक है, और जिसको भी चुना जाएगा फिर उसको रिकमेंडेशन किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देंगे। तो अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला वाला पार्ट में क्या है, सरकार का एकाधिकार है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों की सूची बना रही है, उसमें से किसी एक नाम को पीएम की अध्यक्षता वाली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इसको क्या कर रही है, चुन ले रही है और भेज दे रहे हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर दे रहा है। लेकिन आगे चल करके मैंने बोला जो एक्ट में परिवर्तन किया गया 2003 में, और आप देखोगे कि इसमें एक सर्चिंग कमेटी बनाई गई है ना, और एक क्या बनाया गया, सिलेक्शन कमेटी। और सिलेक्शन और सर्चिंग कमेटी मिल करके उस व्यक्ति को ढूंढती है जो उस पद को धारण करने योग्य है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर बनने की योग्यता रखता है। मेरी बात समझ में आ रही है। और जिस पर भी चुना जाएगा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा उस व्यक्ति को क्या बना दिया जाएगा, जैसे अभी किसको चुना गया, ज्ञानेंद्र कुमार को, और वो क्या बन गए, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये प्रोसेस है जिसके आधार पर अभी हमारा इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर कि यहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा वो क्या होंगे, इसके मेंबर होंगे। लेकिन मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जैसा हमने पहले देखा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई है ही नहीं, क्योंकि किसी पार्टी को इतना सीट नहीं आया है लोकसभा में कि उसको क्या दिया जाए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद दिया जाए। तो यहां पर यह कहा गया कि अगर कभी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद जो कि लोकसभा में है वो वैकेंट है, वो खाली है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जो
सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका लीडर क्या करेगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के जगह पर बैठेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा का पद अगर खाली है, आप सभी को पता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए एक क्राइटेरिया है। अगर उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं 1/10 ऑफ द टोटल सीट ऑफ लोकसभा, तब जाकर के उस पार्टी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने की क्या मिलती है, परमिशन मिलती है, ताकत मिलती है। और अगर उससे कम सीट है तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बना सकते। लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई नहीं है, पद खाली है, तो फिर क्या कहा गया कि जो लार्जेस्ट पार्टी होगी अपोजिशन में, उसका कोई एक मेंबर क्या होगा, इसमें एज अ मेंबर क्या करेगा, बैठेगा। तो या तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, या फिर लोकसभा में अगर ये पद खाली है तो लोकसभा में जो अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी होगी, मतलब जिसके मेंबर सबसे ज्यादा होंगे, उसका कोई एक व्यक्ति क्या होगा, एलओपी की जगह पर शिरकत करेगा, बैठेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर जो 5 लोगों का नाम यहां पर दिया गया है कि क्या इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन 5 लोगों में से ही बनाया जाएगा या फिर बाहर के लोगों पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्ट है नया वाला, उसका सेक्शन 8 है। उसका क्या है, सेक्शन 8। और ये सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर कमिटी चाहे तो इन 5 लोगों के अलावा भी किसी नाम पर विचार कर सकती है, यानी कि अगर उनको लगता है कि जो सर्चिंग कमिटी ने जिन 5 पर्सन का नाम यहां पर दिया है, उससे अच्छा कोई व्यक्ति, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला कोई व्यक्ति है और वो सुटेबल है इस पद के लिए, तो जो सिलेक्शन कमिटी है वो क्या कर सकती है, इन 5 लोगों के अलावा भी उसके नाम पर डिस्कशन कर सकती है। और कंसेंसस अगर बनता है तो उसे भी क्या बनाया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर, भले ही उसका नाम इन 5 लोगों की लिस्ट में ना हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो सेक्शन 8 है ऑफ द एक्ट गिव दिस कमिटी द पावर टू ऑल्सो कंसीडर नेम बियॉन्ड द शॉर्ट लिस्टेड 5। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। पूरी डिटेल में मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि कौन हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके लिए कोई क्राइटेरिया है क्या, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। तो आप देखोगे कि आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्ट है 2023 वाला, उसका जो सेक्शन 5 है वो क्राइटेरिया की बात करता है कि कौन व्यक्ति बनेगा इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और क्राइटेरिया वही है, क्या कहा जा रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार में सेक्रेटरी लेवल के पद को या तो धारण किए हुए है या फिर वहां से रिटायर्ड हुआ है। ठीक है ना। दूसरा क्या बोला गया कि उन्होंने इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, शैल बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब वो ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार छवि का होना चाहिए। और तीसरा बोला गया है, तीसरा क्राइटेरिया है कि उसको जो है ना, मैनेजमेंट एंड कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन का मैनेजमेंट कराने में, उसको कंडक्ट कराने में अच्छा खासा क्या हो, अनुभव हो। उस व्यक्ति को क्या बना सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये क्या हो गया आपका क्राइटेरिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको इन सभी बातों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, कि अभी किस तरीके से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है। तो फिर कंट्रोवर्सी क्या है, आपने देखा होगा कि इसको लेकर के मीडिया में बहुत सारी खबरें आई कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इससे खुश नहीं है, उन्होंने इस मीटिंग को छोड़ दिया। तो दिक्कत क्या है, चुनौती क्या है इसको लेकर के। तो आपको ध्यान में रखना है, टर्म ऑफ ऑफिस आप लोग सभी जानते हैं। मेन मुद्दे पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है उसमें दिक्कत क्या है। अब आप देखोगे बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है उसमें 3 लोग हैं और इसमें सरकार का बहुमत है। बिल्कुल, पीएम है, एलओपी है और तीसरा मेंबर कौन है, तो
कैबिनेट मिनिस्टर। ये C फॉर क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, ये दो लोग क्या करते हैं? सरकार का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब ये अच्छा, इनको कौन अपॉइंट करेगा? तो पीएम। तो क्या कभी पीएम के खिलाफ उसका कैबिनेट मिनिस्टर जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कहा जाता है कि आपने जो 3 लोगों की कमेटी बनाई है वो एक्चुअली में सरकार का यहां पर बहुमत है। लीडर ऑफ ओपोजिशन अकेले अगर चाहे, किसी के नाम पर वो मुहर नहीं लगाना चाहता है, तो भले वो नाराज हो, भले वो तैयार ना हो, फिर भी ये दोनों जिसको चाहेंगे उसको क्या बना देंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उल्टा करके आप देखोगे, नाक को सीधा पकड़ो या घूम करके पकड़ो, पकड़ रहे हम लोग नोज ही। तो यही हो रहा है कि पहले भी आप देखोगे सरकार किसको बनाती थी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको वो चाहती थी। आज एक कमेटी बनी है, वहां पर भी आप देखोगे सरकार के 2 लोग जिसको चाहे इस कमेटी में, बहुमत किसके पास है? सरकार के पास है। गवर्नमेंट, पीएम और जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जिसको चाहेगा उसको क्या बना देगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसी को लेकर के आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है वो क्या है? एक तरीके से अधूरी है और ये सही नहीं है। क्यों है ऐसा बात? आपको ध्यान में रखना है कि इससे पहले एक केस हुआ था, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, अनूप बर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस है? अनूप बर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2023 में ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो सिलेक्शन कमेटी आप बनाओगे उसमें कौन कौन होने चाहिए? उसमें होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, और उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ जो तीसरा मेंबर होगा वो कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि चूंकि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, देश में चुनाव कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, इसीलिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है वो एक ऐसे कमिटी के द्वारा होनी चाहिए जो मोर बैलेंस हो। मोर बैलेंस का मतलब क्या है? एक तरफ सरकार का व्यक्ति है जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर है, एक तरफ ऑपोजिशन का व्यक्ति है जो कि क्या है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और तीसरा व्यक्ति है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो ना तो सरकार से कोई इसको मतलब है, ना ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन से उसको मतलब है। यानी कि ये एक मोर बैलेंस क्या होगा? कमिटी होगी। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने जब नया एक्ट वो लेकर के आई तो उन्होंने क्या किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर क्या बोल दिया कि कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री क्या होगा? इसका तीसरा सदस्य होगा, 3rd मेंबर होगा, और ये कौन अपॉइंट करेगा? तो खुद प्राइम मिनिस्टर। तो आप समझ सकते हो कि जिस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर ने इस कमेटी में अपॉइंट किया है, क्या वो व्यक्ति कभी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में जा सकता है? और इसी को लेकर के आप देखोगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं? सवाल उठाते हैं कि कमेटी जो बनाई गई है उसमें ऑलरेडी सरकार का क्या है? बहुमत है, वो जिसको चाहेगी उसको क्या बना देगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बात वही रह गई जो मेन मुद्दा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में सरकार का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, वो बात अभी भी रह गई। और इसी को लेकर के आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिकाएं डाली गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो उसको बैलेंस कैसे किया जाए, या फिर सरकार जो कर रही है वो सही है। पहले भी आप देखोगे, चाहे दिनेश गोस्वामी कमेटी थी इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के, या फिर जो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, या फिर जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो था उसने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में जो सरकार का रोल है उस पर उंगली उठाई थी, और उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बनाइए जो कि मोर बैलेंस हो, और वो क्या करे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करे। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की, लेकिन सरकार ने क्या किया? अपने एक्ट में जो सिलेक्शन कमेटी बनाई उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको कि खुद अपॉइंट करेंगे, कौन? पीएम, उनका नाम डाल दिया। और इसी को लेकर के पूरा का पूरा अभी चर्चा चल रहा है और इसको चैलेंज किया गया है। तो ये था टोटल और कंप्लीट डिस्कशन कि आखिर चुनाव आयोग
में जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नियुक्ति होता कैसे है, पुराने समय में कैसे होता था, अभी सरकार ने उसमें क्या बदलाव किया, और जो बदलाव किया वो क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कहना था, और अभी जो टसल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिकाएं हैं वो क्या कहती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि पूरा मामला आपके सामने खोल करके रख दिया जाए, आपको समझ में भी आया होगा। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट जरूर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमारे यूपीएससी और बीपीएससी का बैच शुरू होने वाला है, तो आप आकर के हमारे पटना सेंटर में इसकी इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और